Radhika Gaur with the session number 4 of our chapter Our Environment, and in this session we are going to discuss about how do our activities affect the environment. कैसे जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे. Actually, our activities pollute the environment in various ways and pose serious environmental problems such as depletion of ozone layer and waste accumulation etc. हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं डिफरेंट वेज में, और ऑब्वियसली वो क्या करती हैं, सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हुए एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन हुए. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ही गलती की वजह से क्रिएट होती जा रही है. तो अभी हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में डिस्कस में स्टडी करेंगे कि ओजोन लेयर एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन क्या होता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट आवर एक्टिविटीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन वेरियस वेज एंड पोज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. क्लियर? सो द थिंग इज दैट व्हाट इज ओजोन लेयर. ओजोन गैस कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो 2 फॉर्म्स में मिलती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एंड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में. डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो ओजोन गैस की तरह ऑक्सीजन गैस की तरह मिलती है, दैट इज O2. जबकि ट्राइएटॉमिक गैस की फॉर्म में वो ओजोन की तरह मिलती है, दैट इज O3. क्लियर? दैट ऑक्सीजन डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस की फॉर्म में मिलती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलती है. डायटोमिक में वो ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलती है और ट्राइएटॉमिक में वो ओजोन गैस की फॉर्म में मिलती है. क्लियर? द ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड फॉर्म्स अ वेल मार्क्ड जोन और लेयर कॉल्ड ओजोनोस्फीयर और ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है और एक वो वेल मार्क्ड जोन और वी कैन से एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, एक लेयर फॉर्म करती है जिसे हम ओजोनोस्फीयर या ओजोन लेयर कह सकते हैं. ये जो ओजोन लेयर होती है कि हमारे एनवायरनमेंट को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है. समझ में आया? दैट ओजोन गैस कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड द ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर and forms a well-marked zone or layer called ozonosphere or we can say ozone layer. Obviously, ozone layer is formed from oxygen present in the atmosphere by the photochemical reaction. क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन से ही फॉर्म होती है. कौन सी ऑक्सीजन से फॉर्म होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से फॉर्म होती है बाय द photochemical reaction. Is that clear? That ozone is formed from oxygen present in the atmosphere by the photochemical reaction. Now the thing is, what are the importance of ozone layer? जो ozone layer है उसकी importance क्या है? First, ozone layer or we can say ozone absorbs harmful ultraviolet radiations from the sun. जो ozone है वो sun की जितनी भी harmful ultraviolet radiations होती हैं उन्हें absorb कर लेती है. Clear? Thus, it acts as a protective shield for lives on Earth from injurious effects of sun's ultraviolet radiation. इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करती है हमारी लाइफ के लिए. अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको कोई इंजरियस इफेक्ट ना हो सन की यूवी रेडिएशन से इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट कौन करके रखता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है. क्लियर? क्योंकि वो एक ऐसी लेयर होती है जो यूवी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेती है और ह्यूमंस को ये और भी अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होने देती. इज दैट क्लियर? दैट ओजोन लेयर एब्सॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन एंड इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ सन्स यूवी रेडिएशन. क्लियर? Actually, oxides of nitrogen, sulfur dioxide and CFCs decompose ozone in upper atmosphere and destroy the ozone layer. लेकिन जो नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, क्लियर, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं. जब ये ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं अपर एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है? ऑब्वियसली ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा? ऑब्वियसली जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे आएंगी. जब वो अर्थ पे आएंगी तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सबको हार्म पहुंचाएंगी. तो ऑब्वियसली द थिंग इज दैट हमें ऐसे कंट्रोल मेजर्स अपनाने पड़ेंगे ताकि
जो ओजोन लेयर है वो डिकम्पोज ना हो। क्लियर। अब बात आती है कि हमने स्टडी किया कि जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकती है। बट द थिंग इज यूवी रेडिएशंस में ऐसा क्या होता है, क्या उसके ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ती है कि यूवी रेस अर्थ पे ना आए। फर्स्ट वन इज दैट इट कॉजेज स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। जो यूवी रेडिएशंस होती है इनकी वजह से स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस नहीं, वी कैन से दे कॉजेज दिस टाइप ऑफ कैंसर्स। क्लियर। ऑल्सो यूवी रेडिएशंस स्टॉप्स द टिश्यू ग्रोथ। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो टिश्यूज की ग्रोथ को भी स्टॉप कर देती हैं। दे स्टॉप द एल्ब्यूमिन कोएगुलेशन। एल्ब्यूमिन कोएगुलेशन को भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्टॉप कर देती हैं। इज दैट क्लियर। उसके साथ साथ में दे चेंजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेट को भी यूवी रेडिएशन चेंज कर देती हैं। जब उनका रेट चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं उनके लिए हार्मफुल रहेगा। क्लियर है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही लेते हैं। लेकिन यदि यूवी रेडिएशंस फोटोसिंथेसिस के रेट को ही चेंज कर देंगी तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो नॉर्मल डेली रूटीन बोल सकते हैं हम, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। दे चेंजेस द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को चेंज कर देती हैं, लाइक जो टेम्परेचर है, जो प्रेसिपिटेशंस हैं, उनको भी ये चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है, वो भी सही नहीं रहता। क्लियर। अब बात आती है, जब यूवी रेडिएशंस के हमने इतने सारे इफेक्ट्स पढ़े, इतने हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े, तो ऑब्वियसली ओजोन लेयर हमारे पास होनी चाहिए। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होनी चाहिए जो यूवी रेडिएशंस को अर्थ पे ना आने दे। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, डिप्लीट होती चली जा रही है। अब क्या ऐसे इफेक्ट्स हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के, वो हमें ऑब्वियसली स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर allows the entry of harmful ultraviolet radiations of the sun on the surface of earth। सबसे फर्स्ट यही है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो क्या करेगा, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनकी एंट्री सन से अर्थ के सरफेस पे अलाउ कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो ह्यूमंस को, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को हार्म पहुंचाएंगी। इज दैट क्लियर? That the depletion of ozone layer allows the entry of harmful ultraviolet radiations of the sun on the surface of earth, and these harmful ultraviolet radiations can cause cataract, cancer, damage of immune system, smoke formation, decreased crop yields, etc. and ये जो ultraviolet radiations हैं ये cataract, cancer, damage of immune system, smoke formation, decreased of crop yields को क्रिएट कर सकते हैं। इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा ओजोन लेयर के बारे में। क्लियर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बाद हमारा अदर है, दूसरी चीज आती है, वो आती है जो गार्बेज मैनेजमेंट है। क्लियर। जो वेस्ट डिस्पोजल है उसकी वजह से भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ता है, उसकी वजह से भी जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होता है। सो द थिंग इज हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। सबसे पहले गार्बेज क्या होता है, कोई भी हाउस होल्ड वेस्ट उसे हम गार्बेज बोल सकते हैं। एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ गार्बेज ऑन डेली बेसिस। हर एक घर से ऑब्वियसली काफी सारा गार्बेज डेली बेसिस पे निकल के आता रहता है। अब बात आती है ये जो वेस्ट डिस्पोजल है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है रिसाइकलिंग। सिंपल है, जो भी वेस्ट हमने प्रोड्यूस किया, दैट इज जो भी वेस्ट है हमारे पास अवेलेबल है उसे हम रिसाइकल करें। क्लियर। यदि हम रिसाइकल नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उन्हें रिसाइकलिंग प्लांट्स भेज दिया जाए, वहां पे वो रिसाइकलिंग हो सकते हैं और उनकी अगेन रिसाइकलिंग होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में वेस्ट डिग्रेड नहीं होगा और एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा। क्लियर। सेकेंड आता है कंपोस्टिंग। क्या करना है हमें, कोई भी एक डिगिंग करनी है और वहां पे हम वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड कंपोस्टिंग हो गया। थर्ड आया हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम बर्न कर देते हैं
उन्हें बर्न करते हैं तो ऐश फॉर्म हो जाती है, क्लियर। और ऐश एनवायरनमेंट में डायरेक्टली आई मीन टू से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो ही जाती है, दैट इज वो एनवायरनमेंट को इतना अफेक्ट नहीं करती जितना जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो अफेक्ट करता है। तो सिंपली हम इंसिनरेशन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बर्न करके ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आता है हमारा लैंडफिल्स। इसमें क्या करते हैं हम, डंप्ड इन लो लाइंग एरिया, काफी नीचे एरिया में हम डंपिंग करते हैं और वहां पे वेस्ट को डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू जो वेस्ट है उसको वहां पे भेज दिया जाता है, जहां पे उसका बेटर ट्रीटमेंट होता है, रिसाइकलिंग होता है और वेस्ट को डिकम्पोज करके काफी यूजेबल चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोगैस प्रोडक्शन। हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं वेस्ट के थ्रू। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा, एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा वेस्ट अवेलेबल नहीं होगा जो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। इज दैट क्लियर? सो द थिंग इज यूज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप्स इन ट्रेन। इट्स अ केस स्टडी ऑफ प्लास्टिक कैप्स। एक्चुअली क्या होता था, पहले रेलवेज में जो ट्रेन्स होते थे वहां पे पैसेंजर्स के लिए प्लास्टिक कप्स दिए जाते थे टी वगैरह के लिए, क्लियर। क्या होता था, जो पीपल थे वो उन प्लास्टिक कप्स को नॉर्मली ट्रेन से फेंक दिया करते थे। क्या होता था, वो जो कप्स थे वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते थे। इसीलिए रेलवेज ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो डिस्पोजल पेपर कप्स हैं उनको क्या करा, देयर शुड बी यूज विच आर बायोडिग्रेडेबल। जो डिस्पोजल पेपर कप्स हैं उनका यूज किया ताकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं फर्स्ट तो, और उन्हें यदि यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्लियर। एंड दिस कैन बी डिस्पोज ऑफ कंप्लीटली विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। ये जो डिस्पोजल पेपर कप्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली कंप्लीटली एनवायरनमेंट को आई मीन टू से कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं, कंप्लीटली डिकम्पोज हो सकते हैं और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर सकते। इसीलिए जो रेलवेज है उन्होंने इतना बड़ा चेंज लाया, उन्होंने जो कप्स हैं उनको चेंज किया। तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें एनवायरनमेंट को सिक्योर करने में, एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना होने देने में मदद करती हैं, क्लियर। सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज why should biodegradable and non-biodegradable wastes be discarded in two separate dustbins? ऐसा क्यों होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस हैं उन्हें हम टू डिफरेंट सेपरेट डस्टबिन्स में रखते हैं? थिंक अबाउट इट एंड यू हैव 5 सेकेंड टाइम। सो योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So, have you think about it? Let's check out. Actually, biodegradable material broken down by microorganisms, but non-biodegradable material needs a different treatment like heat and temperature for disposal, and hence both should be discarded in two different ways. सिंपल है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रोक किए जा सकते हैं। दैट इज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं, क्लियर। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिकम्पोजिशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो सकता। उनके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए एक डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। दैट इज या तो हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम उनके थ्रू उनका डिस्पोजल करते हैं। दिस इज द रीजन जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उनको हम दो डिफरेंट बिन्स में कलेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इट इज बिकॉज biodegradable material broken down by microorganisms, but non-biodegradable materials need a different treatment like heat and temperature for disposal, and hence both should be discarded in two different bins. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ता है और कैसे हम उन्हें कंट्रोल में कर सकते हैं। फर्स्टली हमने ओजोन लेयर के बारे में स्टडी किया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में स्टडी किया। उसके बाद में हमने वेस्ट डिस्पोजल के बारे में भी स्टडी किया। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।